इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मर्जर जो रेलवे बजट का जनरल बजट में किया गया था तो उसके क्या क्या फायदे हैं हम लोगों ने ये देखा। उसमें हम लोगों ने 14 पॉइंट देखा था, कुछ पॉइंट्स और भी हैं उस फायदे के। 15वां फायदा ये है एंड ऑफ पॉपुलिज्म पॉलिसीज, यानी जो रेलवे मिनिस्टर लोक लुभावनी नीतियां हर रेल बजट में चालू करते थे कि हम यहाँ से यहाँ नई ट्रेन चलाएंगे, यहाँ कोई नया एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, तो ये जो वोट बैंक के कारण जो लोक लुभावनी नीति रेलवे मिनिस्टर द्वारा जारी की जाती थी और जहां से रेलवे मिनिस्टर बिलोंग करता था पर्टिकुलरली उस एरिया में या जहां पर इलेक्शन होता था पर्टिकुलरली उस एरिया में रेलवे की ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए जाते थे। तो अब रेलवे बजट अलग करने से जो उसको जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया, ये पॉपुलिज्म पॉलिसी जो है लोक लुभावनी जो पॉलिसीज है वो खत्म हो गई। अब कहां पर कौन सी ट्रेन चलनी है, कहां कितनी रेलवे लाइन बननी है, कहां कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी है, इसका डिसीजन करेगा। नाउ रेलवे बोर्ड विल टेक ऑल द डिसीजंस। अब ये काम पहले जो मंत्री करते थे वो मंत्री नहीं करेंगे, ये काम अब रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल बेसिस, जिससे रेलवे को लाभ हो। ठीक है, चाहे उससे वोट बैंक की राजनीति चलती हो या नहीं, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और रेलवे बोर्ड ऐसे डिसीजन लेगा जिससे रेलवे को लाभ हो, जनता को लाभ हो। 16वां फायदा यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अनेक स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर जो है वो बनाएगी, उसमें तेजी आएगी। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर विद स्टेट्स विल पिक अप स्पीड। जैसे कि कालका शिमला रेलवे चलती है, ठीक है, इसके अलावा कोंकण रेलवे है तो वो महाराष्ट्र और केरला गुजरात वगैरह स्टेट्स के साथ मिलकर के उस रेल को चलाई जा रही है। ठीक है, जैसे इसके अलावा राजस्थान रॉयल सोन व्हील जो चलती है तो वो राजस्थान और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ रेल के माध्यम से चलाई जा रही है। तो इस प्रकार से अब जनरल बजट के साथ में रेलवे बजट के आ जाने से नए नए ज्वाइंट वेंचर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के कर सकेगी। 17वीं बात ये है इट विल लीड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इससे रेलवे की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जहां कहीं भी कमी है उस कमी को दूर करने में भी अब सरकार को मदद मिलेगी, क्योंकि अब सरकार का इसमें होल्ड जो है वो बढ़ा है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के चलते अभी 2019 में रेलवे बोर्ड में सुधार किया गया। जो 8 मेंबर बोर्ड था उसको 5 मेंबर बोर्ड किया गया। ठीक है, ऐसे तमाम सुधार करने में अब भारत सरकार को मदद मिलेगी। 18वां फायदा यह है द यूनिफाइड बजट वुड प्रेजेंट अ होलिस्टिक एंड हेल्दी पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेलवे बजट को भारतीय बजट में मिला देने से अब भारतीय इकोनॉमी की जो रियल पिक्चर है वो सामने उभर करके आएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रियल इकोनॉमिक कंडीशन है वो अब पता चल पाएगी। 19वें नंबर पे है द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टिंग प्लानिंग एमंग रेलवे, हाईवे, एयरवे, वाटरवे वुड नाउ बी मोर इफेक्टिव। पहले रेलवे एक अलग बजट होता था तो रेलवे का पूरा जो कार्यक्रम था वो रेलवे अपने हिसाब से देखती थी। तो रेलवे के बीच में, वाटरवेज के बीच में, हाईवेज के बीच में, एयरवेज के बीच में अलग अलग सब अथॉरिटीज होती थी और इनके बीच में कोई कोहेरेंसी, कोई तालमेल नहीं होता था। ठीक है, अब ये सारा कुछ जितने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अब ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ गया। तो अब इसमें एक ज्यादा अच्छी पॉलिसी बना करके टोटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पर अब ध्यान दिया जाएगा। 19वें के बाद में हमारा जो 20वां फायदा है वो ये है कि अब भारत सरकार रेलवे में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर भी डिसीजन ले सकेगी। और अभी हम लोग इसके पहले देखे कि 3 प्राइवेट ट्रेन्स भारत में, सेमी प्राइवेट ट्रेन्स भारत में चलने लगी हैं जिसको आईसीआरटीसी चला रही है। और अब परसों ही डिसीजन हुआ है कि भारत सरकार जो है अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगी रेलवे में और नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स भी बढ़ाएगी और अब 159 प्राइवेट ट्रेन्स इंडिया में चलाने का प्रपोजल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा रेलवे में तो उसमें नए नए इनोवेशन का जो की एक गुंजाइश है, बेटर मैनेजमेंट सिस्टम है, बेटर ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है, बेटर पैसेंजर सिस्टम, सेफ्टी, ये सारी चीजों में सुधार धीरे धीरे बहुत तेजी से जो है होने लगेगा। तो ये तमाम फायदे हैं जो रेलवे बजट को आम बजट में या जनरल बजट में मिला देने से मिलेगा।
क्या कुछ चिंताएं भी हैं? बिल्कुल चिंता है, ठीक है, लेकिन वो चिंता किस हद तक है वो हम देखते हैं। तो क्या कुछ समस्या भी है रेलवे बजट को आम बजट में मिला देने से? उसकी कुछ डीमेरिट, उसकी कुछ लिमिटेशन, उसके कुछ कंसर्न्स जो है। तो पहला पॉइंट है द फाइनेंशियल एंड डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी ऑफ द इंडियन रेलवे विल बी कंप्रोमाइज्ड। खास करके जो इस पक्ष में थे कि इंडियन रेलवे का बजट अलग ही रहने दिया जाए, तो उनका कहना है कि इससे जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी रेलवे की और उसके डिसीजन लेने की जो ऑटोनॉमी थी उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अब रेलवे के बारे में ज्यादातर डिसीजन अकेले रेलवे मिनिस्टर नहीं लेगा, बल्कि कैबिनेट जो डिसीजन लेगी वही रेलवे मिनिस्ट्री को मानना पड़ेगा। ऐसा कुछ लोग डाउट करते हैं, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम जो ऑटोनॉमी है रेलवे की उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार भी जानती है कि रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। रेलवे का जो चंक है, रेलवे का जो शेयर है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। हेंस सरकार उसकी ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये कंसर्न लिखने के लिए है, हालांकि इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। ओके, दूसरी कंसर्न क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि इससे इंडियन रेलवे का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब अब रेलवे एक वेलफेयर सिस्टम बनकर नहीं रहेगी, बल्कि रेलवे अब एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी बनकर रह जाएगी और उसको यात्रियों की समस्या और उनकी इनकम लेवल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब रेलवे वही करेगा जिससे रेलवे को प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। यानी रेलवे अब एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाएगी जिसका एकमात्र उद्देश्य होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंस्टेड ऑफ पैसेंजर की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है और जो अदर मैटर्स है। तीसरा पॉइंट, इंडियन रेलवे का बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। ये भी रेल बजट को आम बजट में मिलाने के बाद कुछ लोगों का तर्क है। तो प्राइवेटाइजेशन यदि रेलवे का किया जाता है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाता है, उनकी मदद ली जाती है और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन से यदि उससे रेलवे में सुधार होता है, तो आई थिंक इट्स नॉट बैड। प्राइवेटाइजेशन करने से रेलवे को फायदा ही होगा, ठीक है, लेकिन 100% प्राइवेटाइजेशन कर देना, ठीक है, रेलवे का वो गलत होगा। चौथा, ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ हाई रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी उन वर्षों में जिस वर्ष भारत सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, जो राजकोषीय घाटा है और फिस्कल डेफिसिट है, ये अगर ज्यादा होगा तो उस साल रेलवे को बजट में दी जाने वाले जो अमाउंट है उसमें कटौती की जाएगी। ऐसा भी कुछ लोगों का डर है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ हाई रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी कंडीशन जैसे डिजास्टर है, वॉर है, एक्सेट्रा, ऐसी कुछ कंडीशन बनती है, तो इंडियन रेलवेज बजट एलोकेशन विल बी अफेक्टेड, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ठीक है। पांचवी ये है कि सब्सिडी बर्डन ऑफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज। हाँ, सब गवर्नमेंट की सब्सिडी बर्डन बढ़ेगी, लेकिन रेलवे की सब्सिडी बर्डन तो कम हो रही है, तो इट्स गुड। छठवीं बात ये है, नाउ रेलवेज बिकम जस्ट अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पहले जब रेलवे का एक अलग बजट होता था तो रेलवे का अपना एक अलग भौकाल होता था, ठीक है, लेकिन वो भौकाल अब खत्म कर दिया गया और रेलवे ठीक वैसा ही एक डिपार्टमेंट बन के रह गया भारत सरकार का, जैसे अदर मिनिस्ट्रीज और अदर डिपार्टमेंट्स भारत सरकार की हैं। तो इन 6 बातों में हालांकि कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी ये 6 बातें हैं जो जिनकी गुंजाइश जो है लिमिटेशन के तौर पर लिखने की है। तो जब कभी एग्जाम में क्रिटिकल एनालिसिस करने को आ जाए, मान लीजिए, ठीक है, कि हाउ बेटर इट इज टू मर्ज रेलवे बजट इनटू जनरल बजट, क्रिटिकली एनालाइज, तो वहां पर एक तो हमें उनकी कमी भी लिखनी पड़ेगी, तो ये कमियां हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये कमी है और इससे रेलवे का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा ऑटोनॉमी है, वो सब खत्म हो जाएगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है, नंबर 1, ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन रेलवे नीड्स टू बी मेंटेन। यानी जो ऑटोनॉमी रेलवे बजट जब अलग प्रस्तुत किया जाता था उस समय जो ऑटोनॉमी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को थी, वही ऑटोनॉमी इंडियन रेलवे की अभी भी मेंटेन किया जाए, तो जो डाउट है, जो शंका है, जो लिमिटेशन है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मर्जर नीड्स टू बी कैरीड आउट। यानी जिस पावन उद्देश्य से, जिस बेहतर उद्देश्य से रेलवे बजट को मर्ज किया गया है जनरल बजट में, उस उद्देश्य को आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आने वाली सरकारें भी इस उद्देश्य को ना भूलें कि रेलवे बजट को हमने जनरल बजट में क्यों मिलाया था। इसलिए मिलाया था ताकि रेलवे का भी विकास हो, इंडिया की इकोनॉमी साइज बढ़े, लाभ इंडिया का हो, इंडिया की जीडीपी बढ़े, ये तमाम लाभ जो है वो कंटिन्यू, पैसेंजर को सुविधा मिले, सेफ्टी बढ़े, तमाम चीजें फॉर द बेटरमेंट ऑफ होल रेलवे एंड द होल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। रेल बजट वाज मर्ज्ड विद द
जनरल बजट। तो ये जो फीलिंग है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमेशा कैरी आउट करना पड़ेगा, तभी जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है एक्सप्लोरिंग वेज टू कट शॉर्ट रेलवे एक्सपेंसेस, पर्टिकुलरली कंसेशन एंड सब्सिडी ऑन पैसेंजर फेयर्स। यानी कुल मिलाकर के ये है कि रेलवे का जो एक्सपेंस साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है, उसमें भी हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है और रेलवे में अनावश्यक एक्सपेंडिचर को कम करके रेलवे और कैसे नए तरीकों से अपना फाइनेंस बेहतर कर सकती है, इस बारे पर भी हमें सोचना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है रेलवे बोर्ड्स नीड टू बी स्ट्रेंथेंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नीड्स टू एक्सप्लोर अदर वेज ऑफ फाइनेंस। यानी जो है पहले जब रेल बजट अलग होता था तो सारा डिसीजन रेल मिनिस्टर द्वारा लिया जाता था। अब ये जो डिसीजन है वो रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। तो रेलवे बोर्ड को ताकतवर बनाने की जरूरत है, रेलवे बोर्ड में सुधार लाने की जरूरत है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जो आने वाला पैसा है, यानी कि जो फाइनेंस की व्यवस्था है, वो और बेहतर हो सके। ये सारे सॉल्यूशन हमें साथ में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो जो इसके कंसर्न्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या भारत सरकार ने इस ओर कोई कदम उठाया है? जो लोगों की चिंताएं हैं कि रेलवे को बजट को क्यों मिला लिया, उन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अभी कुछ कदम उठाए। एक तो इन्होंने किया है रिफॉर्म्स इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड पहले एक 8 मेंबर बॉडी होती थी, अब वो 5 मेंबर बॉडी हो गई है और उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पहले की तुलना में सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से रेलवे बोर्ड में भी सरकार ने रिफॉर्म किया है। रेलवे सर्विसेज में भी जो रेलवे के सर्विसेज होते थे, इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विस, उसमें भी रिफॉर्म करने के लिए भारत सरकार ने सोचा है और दोनों सर्विस को मर्ज करके एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के नाम से नई सर्विस लाई जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड एनालिटिक्स, ये एक संस्था बनाई जाएगी जिसका शॉर्ट में है फॉर्मूला सूत्र SUTR। ठीक है, ये स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड एनालिटिक्स, यानी ये रिसर्च करने के लिए एक स्पेशल बॉडी होगी। इसी प्रकार एक और बॉडी की स्थापना की जा रही है, स्पेशल रेलवे एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसका शॉर्ट में फुल फॉर्म है श्रेष्ठा। ठीक है, चलिए रेलवे बजट के बारे में तमाम बातें हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रेलवे बजट के बारे में। भारत का पहला रेलवे बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था सनमुखम चेट्टी के द्वारा नवंबर 1947 में। ठीक है, हालांकि उस समय इंडिया के जो पहले रेल मिनिस्टर थे वो थे जॉन मथाई, लेकिन किसी कारणवश वो रेलवे बजट प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, इसलिए जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्हीं को रेलवे बजट लाना पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जॉन मथाई एंड द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज सनमुखम चेट्टी। तो रेलवे बजट लाना चाहिए था जॉन मथाई के द्वारा, लेकिन किसी कारणवश जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे सनमुखम चेट्टी, उन्होंने ही जनरल बजट भी प्रस्तुत किया और रेलवे बजट भी प्रस्तुत किया। फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेलवे बजट एंड जनरल बजट, यानी कुल मिला के भारत में जो दो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं उन दोनों बजट का लाइव टेलीकास्ट 1994 में शुरू हुआ और उस समय भारत के जो रेलवे मिनिस्टर थे वो थे ज्ञानेश्वर मिश्रा और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे बजट कंटिन्यूअसली, सबसे ज्यादा रेलवे बजट कौन ने प्रस्तुत किया? लालू प्रसाद यादव। 6 बार उन्होंने रेलवे बजट लगातार प्रस्तुत किया 2004 से लेकर 2009 तक। लास्ट रेलवे बजट सुरेश प्रभु ने फरवरी 2016 में प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद रेलवे बजट तो खत्म ही हो गया, वो जनरल बजट का हिस्सा हो गया। और पहला इंटीग्रेटेड या मर्ज्ड बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2017 को और अब उसको प्रस्तुत करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली, तो उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब एक कुछ जगह बची हुई थी, यहाँ पर कुछ और डिटेल से हम पढ़ नहीं सकते थे, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में काम करने वाले कुछ ऐसे कर्मचारी जो भारत के बड़े फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, तो उनके कुछ नाम हैं। ठीक है, एक है मीराबाई चानू और विजय शर्मा, ये दोनों वेट लिफ्टिंग से आते हैं। ठीक है,
और ये मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूं जो इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं और भारत के में स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई बड़ा नाम इन्होंने अचीव किया है। इनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला है या कोई ना कोई इनको भारत सरकार का जो स्पोर्ट्स सेक्टर का कोई ना कोई बड़ा पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, ऐसे तो बहुत होंगे, हजारों ऐसे होंगे जब। ठीक है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम, बजरंग पुनिया, सुमित, साक्षी मलिक, ये रेसलिंग के हैं, रेसलिंग माने कुश्ती के हैं। ये पीटी उषा स्प्रिंट दौड़ की है ये। फिर है लक्ष्मी रानी माझी और बोम्बाइला देवी, ये निशानेबाजी आर्चरी से, तीरंदाजी, सॉरी हाँ तीरंदाजी आर्चरी। फिर है मनप्रीत कौर और दुती चंद एथलेटिक्स। फिर है मनोज कुमार बॉक्सिंग, आयोनिका पॉल शूटिंग। इसके बाद में है साजन प्रकाश स्विमिंग, कुलदीप सिंह में लिखा हुआ WWC। WWC का मतलब है विमेन रेसलिंग कोच, यानी रेसलिंग से इनका संबंध है और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ये विमेन रेसलिंग के यानी महिला कुश्ती के कोच रहे हैं। फिर है विनेश फोगाट, ये भी कुश्ती के हैं। और फिर सुधा सिंह, ये एथलेटिक्स के हैं। ठीक है, तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटी है। महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिकेट से आए हुए हैं, लेकिन उनको कोई रेलवे में रहते हुए उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, ये सब वो लोग हैं जो आज भी रेलवे में काम कर रहे हैं और साथ में स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने रेलवे क्विट कर दिया था, इसलिए उनका नाम इसमें नहीं आएगा। तो ये तमाम जानकारी के साथ हम लोग रेलवे फाइनेंस का ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेलवे की हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद में रेलवे का इंडिया में कंट्रीब्यूशन, फिर उसकी प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और इस प्रकार से रेलवे का हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू।